आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं और उन्होंने कहें कि 5th जनरेशन है आपकी जो आयुर्वेद में अपनी जी, सेवाएं दे रही जी, है, और आपका खुद का कर्मा आयुर्वेद करके पूरा जी, सेटअप है, जी, हॉस्पिटल, क्लिनिक सब कुछ जो चल रहा जी। है, वो स्पेशली किडनी के लिए है? किडनी के लिए भी थैंक यू सो मच सुशांत जी हुँ, फॉर इनवाइटिंग मी टू द शो। किडनी के लिए भी है, बाकी सारी डिजीज़ के लिए भी, डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, थायरॉइड है या अन्य जितनी भी बीमारियाँ बढ़ रही हैं, हार्ट की समस्या है, लिवर की है, इनफैक्ट कैंसर के मरीज़ों में भी काफ़ी हद तक इम्प्रूवमेंट आती है। तो जितनी भी बीमारियाँ हैं, हम एक ही दृष्टिकोण से देखते हैं एलोपैथी, तो दूसरा दृष्टिकोण के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। बिल्कुल। और जैसे हमारे यहाँ नॉर्मल कॉन्सेप्ट लोगों का ये रहता है कि अगर हमने एलोपैथिक कोई दवा ले ली तो फिर हिसाब ठीक है, सब क्लियर हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। आयुर्वेद को लोग ना थोड़ा, जैसे अगर हम सोचें कि किसी को कराटे में बेल्ट मिला हुआ है, तो लोग सोचते हैं एलोपैथी वाला ब्लैक बेल्ट है और आयुर्वेद वाला जो है वो ब्राउन बेल्ट या ऑरेंज बेल्ट होगा। क्या ऐसा या है व्हाइट क्या? बेल्ट होगा। या व्हाइट बेल्ट होगा कि उसने तभी शुरू किया? आयुर्वेद में बिल्कुल, क्या होता है? बिल्कुल ये ही मानसिकता है और एक मानसिकता तो ये है ही कि सबसे पहले बीमारी होती है तो प्राइमरीली एलोपैथिक डॉक्टर के पास जाना है, फिर जब वो बोल दे कि कुछ नहीं हो सकता या अब आखिरी के 15 दिन बचे हैं, 10 दिन बचे हैं तो चलो अब आयुर्वेद की तरफ चलते हैं, वहाँ देखते हैं जाके क्या हो सकता है। तो ये एक बहुत बड़ी मतलब मानसिकता है कि पहले फर्स्ट प्रेफ़रेंस हम मुख्य धारा में एलोपैथी को लेते हैं और आयुर्वेद को बोलते हैं हम अल्टरनेटिव मेडिसिन्स। जबकि चाइना में इसके बिल्कुल विपरीत है। जब कोई चाइनीज़ आदमी बीमार होता है, तो वो पहले जाता लेता है चाइनीज़ मेडिसिन और जब उसको फ़ायदा नहीं होता, तब वो साइड इफ़ेक्ट वाली दवाई लेता है, यानी कि एलोपैथिक दवाई लेता है। दूसरी धारणा क्या है, जो आम लोगों में है कि भई जो डॉक्टर मेरे को 10 दवाइयाँ लिख के दे दे, 10 गोलियों से ठीक कर दे मुझे, वो बहुत बड़ा डॉक्टर है। जो 4-5 गोलियों से ठीक कर दे, वो बड़ा डॉक्टर है और जो बिना दवाई के ठीक कर दे, वो मूर्ख है। तो ये जो धारणाएँ अरे! हैं आयुर्वेद वालों को तो कई बार लोग डॉक्टर की कैटेगरी में भी नहीं मानते। जी। वो जैसे कहते हैं ना कि नीम हकीम टाइप का मान लेते हैं कि आयुर्वेद वाला क्या ही कर लेगा, वैसा हिसाब है कि आप तो 5 जनरेशन से आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट को फ़ॉलो कर रहे हैं और उसको दे रहे हैं, लोगों को फ़ायदा पहुँचा रहे हैं। ये 5 जनरेशन में आयुर्वेद की जर्नी जो आपने देखी है, वो कैसी रही? लोगों का विश्वास बढ़ा है आयुर्वेद पे? देखिए आयुर्वेद आयुर्वेद से मेरी पहचान है। मेरी पहचान जो है वो आयुर्वेद से आयुर्वेद किसी की पहचान के मोहताज नहीं है। मेरे आने से पहले भी था, मेरे जाने के बाद भी रहेगा। और ये आयुर्वेद लोग कहते हैं जी कब से है, कैसे है? तो ये बहुत पहले से चलता आ रहा है। मैंने देखा है अपने घर में, अपनी फैमिली में कि हम जब जब दवाइयाँ बनाते थे, तो वो हाथों से दवाइयाँ बनाते थे और उसके रिज़ल्ट कितने अच्छे आया करते थे। जब हम कस्टमाइज्ड मेडिसिन्स देते हैं पेशेंट को, तो उसके रिज़ल्ट कितने अच्छे होते हैं। तो वो मैंने अपनी आँखों से देखा है, तो तब मेरा विश्वास एक तो हम पढ़ते हैं और दूसरा हम देखते हैं कि पेशेंट को, मरीज़ को कैसे फ़ायदा हो रहा है। वो देखने के बाद जो विश्वास जो था ना, वो अलग ही लेवल पर चला गया। जैसे कोई उदाहरण बताइए जो आपने देखा कि यार ये एलोपैथिक दवा ले रहा था, लेकिन हमने इसको आयुर्वेदिक दवा दी तो अद्भुत चेंज दिखा या फ़ायदा दिखा? बहुत सारे पेशेंट्स हैं, आज मुझे लगभग खुद प्रैक्टिस करते हुए भी 10 साल हो गए हैं। मैंने अनगिनत पेशेंट्स देखे हैं अपनी प्रैक्टिस में और उन पेशेंट्स में बहुत अच्छे रिजल्ट्स भी देखे हैं। बहुत से पेशेंट जो डायबिटीज़ की दवाई ले रहे थे, इंसुलिन ले रहे थे, इंसुलिन उनके कम हुए हैं, डायबिटीज़ पे उनकी निर्भरता कम हुई है। बहुत से लोगों की डायबिटीज़ बिल्कुल ठीक भी हुई है। आयुर्वेद से? बहुत सारे पेशेंट्स हैं हमारे पास यूट्यूब पे वीडियोस भी उपलब्ध है। साथ-साथ किडनी के पेशेंट्स जो होते हैं, जो कहा जाता है कि मतलब इतने थक जाते हैं, वो निराश हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं, कहते हैं जी डायलिसिस करा रहे हैं, सप्ताह में 2 बार करा रहे हैं, सप्ताह में 3 बार डायलिसिस हो रहा है, ट्रांसप्लांट बता देते हैं फिर उनको। तो ये एक रेगुलर चक्र चलता रहता है, जब एलोपैथी में पेशेंट जाता है। तो जब पेशेंट हमारे पास आया, तो उसका डायलिसिस भी कम हुआ है। जैसे मान लीजिए किसी का 2 बार 3 बार डायलिसिस चल रहा था, उसका 2 बार डायलिसिस किया, फिर उसका 1 बार डायलिसिस किया। इस तरीके से बहुत सारे मतलब सैकड़ों, हज़ारों ऐसे पेशेंट हैं जिनका डायलिसिस कम हुआ है। ट्रांसप्लांट जिनको बोल दिया गया था, किडनी ट्रांसप्लांट बहुत एक कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस होता है, जिसके अंदर एक डोनर किडनी का अरेंजमेंट किया जाता है, फिर एक हेवी अमाउंट का अरेंजमेंट किया जाता है, गवर्नमेंट की फॉर्मेलिटीज़ की जाती हैं। उसके बाद भी जो ट्रांसप्लांटेड किडनी है ना, उसकी एवरेज एज कितनी बताई गई है? 5 साल। मतलब आप इतना सब कुछ करने के बाद आपकी पुरानी किडनी कट हो गई, नई किडनी लगी, 5 साल उसकी एवरेज एज है। साथ-साथ उसमें इम्यूनो सप्रेसेंट दवाइयाँ चलती हैं, इम्यूनिटी को कम करने की दवाइयाँ चलती हैं। क्यों? क्योंकि आपका एक बाहर का ऑर्गन बॉडी में लग गया, तो अब वो रिजेक्ट ना हो इसलिए इम्यूनिटी को कम करने की दवाइयाँ। आप बिकॉज़ ऑफ दिस इम्यूनो सप्रेसेंट मेडिसिन्स
साथ-साथ बहुत 10 तरह की प्रिकॉशंस लेनी पड़ती है पेशेंट को, पब्लिक प्लेसेस में नहीं जाना होता है, 6 महीने तक ये खाना है, ये नहीं करना, बाहर नहीं निकलना, पब्लिक वॉशरूम्स नहीं यूज़ करना, इस तरह की दुनिया भर की उसको प्रिकॉशन लेनी पड़ती है। 5 साल बाद तो नहीं तो किसी का ज़्यादा भी चल जाता है, लेकिन अल्टीमेटली तो ट्रांसप्लांटेड किडनी जो है वो फेल होती ही होती है। तो जब सोचने समझने की बात है, जब इतना सब कुछ एडवांसमेंट कहते हैं हो गई दुनिया भर की, वो अपनी जो किडनी है वो नहीं ठीक कर पा रहे, तो बाहर की किडनी को कैसे करेंगे? जो नेफ्रोलॉजिस्ट हैं वो दे रहे तो हैं। आयुर्वेद कर देता है अगर मान लीजिए मैं कहूँ कि अगर किसी की किडनी 90% खराब है और वो आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट के अंडर आता है, तो कितने हद तक किडनी ठीक होने के चांसेस हैं? देखिए 90% किडनी का जो जीएफआर होता है, जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट होता है, किडनी की जो छानने की क्षमता होती है, वो 90 एमएल 1 मिनट में लगभग बताई गई है। 90% खराब है, मतलब वो लगभग हमारी जो किडनी है वो 8 एमएल या 7 एमएल छान रही है, जहाँ उसको 90 एमएल छानना था। अब वो 7-8 एमएल छान रही है, मतलब वो डायलिसिस वाला पेशेंट हो गया। डायलिसिस 15 एमएल से अगर किडनी कम छान रही है, 25 एमएल का प्रोटोकॉल है, तो डायलिसिस के प्रोटोकॉल में, लेकिन 15 एमएल तक भी बहुत सी बार जरूरत नहीं पड़ती। अब अगर 10% किसी की किडनी काम कर रही है, तो यानी कि वो डायलिसिस की या तो वो करा रहा है या उसे ज़रूरत है। तो ऐसे केसेस में बहुत ही केस टू केस दवाइयाँ देते हैं। अब ये नहीं कि सभी को एक तरह की दवाइयाँ दे दी, सभी को बुखार में जो है कुछ बैंड दवाइयाँ दे दी और कुछ ऐसी दवाइयाँ दे दी जिनका असर नहीं हो रहा, जैसे रिपोर्ट भी आई है पीछे एक कि जो हम दवाइयाँ खा रहे हैं उसका भी असर नहीं है। तो हम कस्टमाइज़ मेडिसिन्स पे फ़ोकस करते हैं। डायलिसिस को अगर किसी का 3 बार हो रहा है, उसको 2 बार करेंगे, फिर उसको 1 बार करेंगे। एक टेस्ट होता है रीनल स्कैन डीटीपीए, जो बहुत ही कम नेफ्रोलॉजिस्ट कराते हैं। उस टेस्ट के अंदर हम देखते हैं कि किडनी कितना छान रही है 1 मिनट में। राइट किडनी कितना छान रही है, लेफ्ट किडनी कितना छान रही है, और फिर उस टेस्ट को हम रिपीट कराते हैं 3 महीने के बाद। जीएफआर 3 महीने में कितना इंप्रूव हुआ हमारे सामने आ गया, बिफोर सामने आ गया, आफ्टर सामने आ गया, किस किस तरीके से इंप्रूवमेंट है सबके सामने हो गया। तो साइंटिफिक आधार पर डायलिसिस को कम किया जाता है। किसी का क्रेटेनाइन अगर बढ़ा हुआ है तो उसको समय कम लगेगा। अब जो इसका डायलिसिस चल रहा है यानी कि वो सीकेडी की 5th स्टेज पर है, अब उसको पहले 4th स्टेज पे लाया जाएगा, फिर 3rd स्टेज पे लाया जाएगा, ग्रेजुअल उसमें इंप्रूवमेंट आएगी, तो समय ज्यादा लगेगा। अच्छा, और अगर मान लीजिए किसी को कहें कि वो अभी डायलिसिस की स्टेज पे नहीं गया है, लेकिन उसको पता लग रहा है कि भाई मेरा किडनी में इफ़ेक्ट आ गया है, क्या उसको डायलिसिस पे जाने से रोक सकता है, बचा सकता है आयुर्वेद? डायलिसिस का एक और प्रोटोकॉल होता है जिसको हम कहते हैं कि सिम्टम्स किस तरीके के आ रहे हैं। मान लीजिए किसी को पेट में सूजन है, किसी के पैरों में सूजन है, किसी को सांस लेने में तकलीफ हो रही है लेटते समय। क्या होता है, पैरों में सूजन होती है तो जब लेटता है पेशेंट तो वो पानी लंग्स में जाता है। अब वो पानी लंग्स में जाने के कारण सांस लेने में तकलीफ हो जाती है। तो हो सकता है उस समय डायलिसिस करा के बॉडी को मेंटेन कर लिया जाए, लेकिन लंबे समय डायलिसिस की आवश्यकता नहीं पड़ेगी अगर वो पेशेंट जीएफआर पहले करा रहे हैं, बाद में करा रहे हैं। जीएफआर उसका इंप्रूव होता चला जा रहा है। मेडिसिन्स, डाइट, योगा, एक्यूप्रेशर, मेडिटेशन, सब चीज़ें सिनर्जी में काम करती हैं। जब पेशेंट आता है तो उसको अच्छे से एक-एक चीज़ गाइड की जाती है। साथ-साथ एक और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, पेशेंट का डिसिप्लिन। अब हमने उसे बोल दिया आपने ये खाना, ये नहीं खाना, और वो घर जाके खा रहा है समोसे पकौड़े, तो उसके ऊपर कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा आवश्यक है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वो फॉलो भी करे। जो उसको बताया जा रहा है वो फॉलो भी करे। प्रज्ञा अपराध करके कहा गया है, जान पूछ के किया गया अपराध। मुझे पता है मैंने ये नहीं खाना, लेकिन मेरी जो 2.5 इंच की जीवा है ये नहीं मानती, इसको कैसे कंट्रोल करें? तो समझना पड़ेगा कि स्वाद का रास्ता अलग है और हेल्थ का रास्ता अलग है। अब आपको किस रास्ते पे चलना है वो आपको डिसाइड करना है। दोनों रास्ते इकट्ठे ही नहीं चलेंगे, एक रास्ता अलग, एक रास्ता अलग। अच्छा डॉक्टर साहब ये भी बताइए कि जैसे हम कहते हैं कि एलोपैथी के लिए जो एक आम धारणा है कि एलोपैथी ठीक नहीं करता, वो जो सिम्पटम्स हैं उनको दबा देता है, जो बाद में फिर हो सकता है दवा का असर कम हो तो उभरने लगती हैं ज़्यादातर केसेस में। आयुर्वेद कैसे काम करता है? उस वो अगर आप मान लीजिए हम आयुर्वेदिक दवा ले रहे हैं, तो उसके काम करने का सिस्टम क्या है, तरीका क्या है? देखिए, एलोपैथी में अगर मैं बात करूँ तो हम जितनी भी चीज़ों की एलोपैथिक दवाइयाँ लेते हैं, चाहे वो बीपी हो, शुगर हो, थायरॉइड हो, इसमें से कोई भी दवाई ऐसी बनी नहीं है जो उसको ठीक करने के लिए बनी हो, या अन्य भी कोई दवाइयाँ हों। दवाइयों को, बीमारी को मेंटेन करके धीरे-धीरे डोज़ को बढ़ाया जाता है। जनरली देखा जाता है, आप भी अपने आस-पास देख सकते हैं, फिर वो बीमारी ऐसी स्टेज पे आ जाती है जहाँ पे उस बीमारी की कॉम्प्लिकेशन डेवलप हो जाती है। डायबिटिक नेफ्रोपैथी,
हाइपरटेंसिव नेफ्रोपैथी, न्यूरोपैथी, इस तरह की डायबिटीज की कॉम्प्लिकेशन डेवलप होती हैं या हाइपरटेंशन की कॉम्प्लिकेशन डेवलप होती है। तो कोई भी ऐसी दवा नहीं है जो बीमारी को ठीक कर रही हो, बीमारी को दबा दिया, जड़ से खत्म नहीं किया। आयुर्वेद कहाँ पे फोकस कर रहा है? आयुर्वेद फोकस कर रहा है कि जड़ से बीमारी को ट्रीट किया जाए। हम पूरी बॉडी को होलिस्टिकली लेके चलते हैं, होलिस्टिक अप्रोच लेके चलते हैं। आप अगर आपका दिमाग, आपका माइंड, आपका जो फिजियोलॉजी है, जो साइकोलॉजी है दिमाग की, वो फिजियोलॉजी कंट्रोल करती है। तो हम पूरी बॉडी को एक ही लेके चलते हैं। एलोपैथी में ऑर्गन बेस्ड अप्रोच होती है। अगर आपकी किडनी की प्रॉब्लम है तो किडनी की दवाई दी जाएगी, डायबिटीज की प्रॉब्लम है तो डायबिटीज की दवाई दी जाएगी। तो ये एक बहुत बड़ा अंतर है आयुर्वेद और एलोपैथिक में, क्योंकि आयुर्वेद जड़ से काम करने में विश्वास रखता है, तो हम होलिस्टिकली सब चीज़ों को लेते हैं। उसमें हम योग भी इंक्लूड करते हैं पेशेंट के लिए, हम पेशेंट को मेडिटेशन भी एडवाइस करते हैं। एक सुबह सुबह जो मैं सभी पेशेंट्स को बोलता हूँ कि सुबह सुबह उठ के आप भगवान का शुक्राना जरूर करो। लोग कहते हैं हमें तो कुछ मिला ही नहीं, हम क्यों शुक्राना करें, हम क्यों ग्रैटिट्यूड करें भगवान का। तो आपने नई अगली सुबह देख ली ना, 2.5 लाख लोगों ने वो सुबह नहीं देखी। आप इसी के लिए भगवान का ग्रैटिट्यूड करो और शुक्राना करो। आप अगर इतना सा भी शुरू करते हो तो आपको पार्किंसन की समस्या कम होगी, डिमेंशिया की समस्या कम होगी। हम सब लगे हुए हैं कि मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है। आज हमारे पास क्या है, आप उसके ऊपर भी फोकस करो। बहुत सारे लोगों के पास ये नहीं है, जो हमारी वीडियो देख रहे हैं उनके हाथ में स्मार्टफोन है, बहुत सारे लोगों के हाथ में स्मार्टफोन नहीं है। बहुत सारे लोग खाना खा पा रहे हैं, उसका भी शुक्राना कर सकते हैं, वो बहुत सारे लोग नहीं खा पा रहे होंगे। तो अगर छोटी-छोटी चीज़ें अगर हम आयुर्वेद के अनुसार फॉलो करनी शुरू करें, तो वो बहुत बड़ा डिफरेंस जो है वो आने वाले समय में बना देती हैं मेरे अगर हम आयुर्वेद को थोड़ा और समझने का प्रयास करें कि आयुर्वेद में जो दवाइयाँ बनती हैं, वो सारी नेचर से जो चीज़ें हम ले रहे हैं, उसी से बन रही हैं और उसका इम्पैक्ट कई बार लोगों को लगता है आयुर्वेद में बहुत टाइम लगता है। क्या ऐसा है कि बहुत टाइम लेता है आयुर्वेद? देखिए, आयुर्वेद फोकस करता है जड़ से ठीक करने में, और कोई पैथी ठीक नहीं कर रही है आपकी। और ये एक धारणा है कि आयुर्वेद स्लो है। आयुर्वेद कई डिजीजेज में तो बहुत अच्छा है, बहुत टाइमली आपको रिजल्ट आएगा, लेकिन अगर आपको जड़ से कोई चीज़ ठीक करनी है तो अगर स्लो भी है ना, तो मुझे लगता है वो अच्छा है। क्योंकि आप लंबे समय तक एक बीमारी को अपने शरीर में लेके नहीं चल रहे, और उसके लिए आप केमिकल वाली दवाइयाँ नहीं खा रहे लंबे समय तक, जिसके आने वाले समय में साइड इफ़ेक्ट होंगे। तो अगर कुछ जगह पे स्लो भी है लेकिन जड़ से ठीक कर रहा है, तो वो बहुत ही मुझे लगता है अच्छी चीज़ है और फ़ायदेमंद है, बहुत मतलब धीरे-धीरे हो रहा है लेकिन पूरा क्योर हो रहा है, ठीक हो रहा है। एब्सोल्युटली। और दूसरी आयुर्वेद में अगर मैं ये समझना चाहूँ कि ऐसी बीमारियाँ कौन-कौन सी हैं, जो कि आयुर्वेद जिन पर बहुत शानदार रिज़ल्ट दे रहा है? देखिए, आयुर्वेद एक होलिस्टिक साइंस है। कहता है कि अगर आप स्वास्थ्यस्य स्वास्थ्य रक्षणा मातुरस्य विकार प्रशमनम। आयुर्वेद ही एक ऐसी पैथी है जो कहती है कि आप बीमार ही ना पड़ो, और आयुर्वेद ही की ऐसी पैथी है जो अथर्ववेद का उपवेद है। बाकी 100 से ज़्यादा पैथीज़ हैं पूरे वर्ल्ड में, लेकिन बाकी सारी पैथी क्या कहती है, बीमार हो गए, हम आपका ट्रीटमेंट करेंगे। लेकिन यहाँ पे हम अगर आयुर्वेद फॉलो कर लें तो आप बीमार ही नहीं पड़ते। आप इतना स्वस्थ रह सकते हो कि आपको दवाई की ज़रूरत ही ना पड़े। हम जैसे क्या फ़ॉलो कर सकते हैं आयुर्वेद में? छोटे-छोटे सूत्र हैं। देखिए, आयुर्वेद ना, बहुत सारे लोग भ्रमित होते हैं आयुर्वेद क्या है? आयुर्वेद सिद्धांतों की बात है। सिद्धांत हैं, प्रिंसिपल्स हैं। अगर वो प्रिंसिपल्स फॉलो कर लिए तो आयुर्वेद वो है। अभी कुछ भी आके कोई भी बोलने लग जाता है कहीं पे भी आके और कहता है जी आयुर्वेदिक है, इसको शुरू कर दो आप। तो वो आयुर्वेद नहीं है। आयुर्वेद है सिद्धांत। अब एक छोटा-सा सिद्धांत है। बहुत सारे लोगों की आदत होती है कि हमने खाना खाया और फिर पानी पी लिया, खाना खाया फिर पानी पी लिया, और ये मुझे लगता है काफ़ी सारे लोग करते हैं। तो आयुर्वेद में एक छोटा-सा सिद्धांत बताया गया है, भोजन अन्ते विषम वारी। यानी कि भोजन के अंत में विष के समान है वारी, यानी कि पानी। आपने खाना खाया उसके बाद पानी पी लिया, तो जैसे अग्नि जो होती है वो खाने को जो है वो पकाने के काम आती है हमारे किचन में, वैसे ही हमारे पेट के अंदर एक अग्नि है जिसे कहा जाता है जठर अग्नि। जठर यानी कि पेट, और अग्नि यानी कि जो उसे पचा रही है। तो जैसे ही खाना हमने खाया वो पचाने का काम कर रही है, वो ऑटोमेटिक जैसे ही हमने मुंह में डाला वो ऑटोमेटिक काम करने लग जाती है। अब हमने उसके ऊपर पानी डाल दिया, अब आपने किचन की अग्नि के ऊपर पानी डालोगे तो क्या होगा? खाना नहीं बनेगा। खाना नहीं बनेगा। अब अगर हमने इसके ऊपर पानी डाल दिया तो खाना नहीं पचेगा। तो भोजन अन्ते विषम वारी, ये एक इम्पॉर्टेंट मुझे लगता है सभी को फॉलो करना। तो कितनी देर बाद पानी पीना चाहिए? 45 मिनट्स का गैप लेके चलना चाहिए हमें। अगर कोई इमरजेंसी है, खाना अटक गया है, कुछ हो गया तो बात अलग है,
और अगर बहुत ज़्यादा प्यास लगे तो थोड़ा-थोड़ा बीच-बीच में पानी पी सकते हैं और हो सके तो पानी को पहले पी लें, आधा पौना घंटा पहले पी लें वो भी। तो ये आपने कहा आयुर्वेद चूँकि कुछ ऐसे नियम हैं जिनको आप फ़ॉलो करें तो वो भी बड़े मदद करते हैं। जैसे एक ये आपने पानी वाला अच्छा बताया और क्या फैक्टर्स जिनको अगर हम डेली लाइफ़ में फ़ॉलो कर रहे हैं तो बीमार पड़ने की संभावना कम हो जाती है? देखिए, बहुत से लोग ना खाना-पीना क्या खाना है, क्या नहीं खाना, वही नहीं पता होता बहुत सारे लोगों को। चलिए पहले पानी की बात करें तो पानी के बारे में कुछ और चीज़ें बताते हैं कि पानी जैसे आप लेते हैं तो पानी को हमेशा ना बैठ के पीना है, खड़े होके नहीं पीना। अब हम क्या करते हैं गटागट, गटागट, गटागट पानी पीते चले जाते हैं। वो पानी पीने का तरीका सबसे गलत है। पानी को हमेशा बैठ के पीना है, सिप-सिप करके पीना है। बैठ के पीने से क्या होगा? हाँ, ये बहुत साइंटिफिक प्रश्न है कि बैठ के पीने से क्या होगा? क्योंकि अगर हम खड़े होके पानी पी रहे हैं ना, तो पानी का जो जो हमारी बॉडी का ग्रेविटेशनल फ़ोर्स है, वो नीचे चला जाता है, पैरों की तरफ चला जाता है और जब हम बैठ के पीते हैं, तो पानी का जो हमारा जो ग्रेविटेशनल फ़ोर्स है बॉडी का, वो नाभि यानी कि पेट की तरफ आ जाता है और पानी भी डाइजेस्ट होता है। तो पानी जो है, वो अच्छे से बॉडी में काम करेगा, जब हम उसको बैठ के पिएँगे तो। और दूसरा जब पानी पिएँ, तो उसे सिप-सिप करके पिएँ। घूँट-घूँट करके पिएँ, गटागट पानी को नहीं पीना है। तो जब हम सिप-सिप करके पानी को पीते हैं तो क्या होता है हमारे शरीर में एक हमारे मुँह में एक ग्लैंड है सलाइवरी ग्लैंड जो 24 घंटे काम कर रहा है। अब जिसकी कोई छुट्टी नहीं होती, चाहे होली हो, चाहे दिवाली हो, चाहे संडे हो, एवरी डे इज़ संडे सब रोज़ काम कर रहा है ये। तो जब हम सिप-सिप करके पानी पीते हैं तो पानी मुँह में जाता है, जैसे हम गरम दूध को पीते हैं वैसे पानी पिए, राइट लेफ्ट किया, फिर वो पानी अंदर गया। तो पानी में सलाइवा मिल गया। हमारे पेट में क्या है? HCl है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब ये सलाइवा जो है, ये है हमारा अल्कलीन, क्षारीय है। अब अल्कलीन और एसिडिक जब मिल गया तो वो न्यूट्रल हो गया। अब न्यूट्रल होने के कारण क्या हुआ? यानी कि जिन लोगों को एसिडिटी होती है, उनको एसिडिटी काफ़ी कम बनेगी और जिनको पेट की समस्या रहती है, वो कम होगी। अब कहेंगे बहुत लोग कहेंगे नीचे कमेंट बॉक्स कि बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है इसमें। लेकिन आपका जितना बीमारी में टाइम लगेगा ना, उससे कम टाइम लगेगा। यहाँ टाइम लगा लो तो बढ़िया रहेगा। सही बात है। ठीक है। तो एवरेज मान लीजिए 1 ग्लास पानी पीना है, तो उसको कितनी देर में पिएँ? 30 सेकंड में, 40 सेकंड में, धीरे-धीरे करके? किडनी 1 मिनट में आपका 90 एमएल छान रही है। मेरे हिसाब से जो पानी आपको पीना चाहिए आयुर्वेद के हिसाब से, वो 100 एमएल एक बारी में पीना चाहिए। फिर एक गैप देना चाहिए, फिर थोड़ी देर बाद आप दोबारा पी सकते हो। अराउंड 2-3-4 मिनट के बाद आप दोबारा पी सकते हो। और एक पानी से रिलेटेड ये है कि जिनका सुबह-सुबह उठ के बहुत से लोग पानी पीते हैं, तो वो एक अच्छी प्रक्रिया है। उसको उखड़ू बैठ के पानी अगर पी लिया, तो हमारे शरीर में 5 तरह की वायु होती हैं, प्राण, अपान, उदान, समान और व्यान, जो हमारे शरीर को चलाती हैं और 72,000 नाड़ियाँ जो शरीर में है, वो चलाती हैं। तो जब हमने पानी 2 ग्लास सुबह-सुबह अगर उखड़ू बैठ के पी लिया, तो उसमें एक बंद लग जाता है। प्राण वायु और अपान वायु में बंद लग जाता है, यहाँ पे जब हम उखड़ू बैठ के पानी पी रहे हैं। मतलब पैर पीछे फ़ोल्ड करके? हाँ, ऐसे बैठ के, उखड़ू बैठ के, पैर यहाँ पे घुटने लगा के, हाँ, ऐसे बैठ के जब हम पीते हैं, तो उसमें बंद लग जाता है। इंडियन टॉयलेट पोजीशन में जो ओके। होती है, वैसी पोजीशन में हम पानी पीते हैं तो। तो उसके बाद जब हम उठते हैं ना, तो हमारा पेट भी बहुत अच्छा साफ़ होता है। जो हमारे इंटेस्टाइन में जो गंदगी फँसी हुई है, हम जो भी खाना खाते हैं ना, कुछ तो पच जाता है और कुछ जो है वो गंदगी इंटेस्टाइन में अटक जाती है, वो गंदगी भी साथ में निकालता है। तो ये भी एक बहुत अच्छा सूत्र है जो हेल्दी रहने के लिए 2 ग्लास सुबह उठ के उखड़ू पानी आप पी सकते हैं, बट एक बारी में 100 एमएल तक आप पानी पिएँ, थोड़ा-सा गैप दीजिए फिर दोबारा पीजिए। बताइए हम लोग अभी पानी पीने का ढंग तो सीख नहीं पा रहे और हम जो है दुनिया भर के मैं लोग देखता हूँ वो रील पे ज्ञान दिए जा रहे हैं सारे आजकल रील रील का जो सिस्टम है ना उसमें सब डॉक्टर और ज्ञानी बने हुए हैं